हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोक्यू। जहां आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1। इस वीडियो के साथ ही हम इस अपने नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हम इस वीडियो में अपने कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस एक्सरसाइज का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमें इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चारों ही बहुत ही ईजी हैं और ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज ही बहुत ही ईजी है और बहुत ही छोटा है। तो इस वीडियो को हम बहुत ही क्रिस्प रखेंगे, आपको फोकस करना है समझने पे। मैं इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में सॉल्व करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगॉट्स। He received 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक मर्चेंट है पोर्ट सिटी ऑफ लोथल में जो स्पाइसेस के बैग्स के बदले कॉपर इंगोट्स को एक्सचेंज करता है। अगर वो मसाले के 2 पैकेट्स किसी को देता है तो वो 15 कॉपर इंगोट्स रिसीव करता है। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो मार्केट में 12 पैकेट्स लाता है मसालों के, तो वो कितने कॉपर इंगोट्स के साथ मार्केट को लीव करेगा। जैसे हम किसी भी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, हम उन्हें पैसे देते हैं और उसके बदले वो सामान लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे वो पोर्ट सिटी ऑफ लोथल में एक मर्चेंट अगर वो 2 बैग्स देता है स्पाइसेस के, अगर मसाले के वो 2 पैकेट्स देता है तो वो 15 कॉपर इंगॉट्स या कह लो 15 कॉपर ब्लॉक्स पाता है। अब हमें कह रहा है कि उसके पास अगर 12 बैग्स हैं, अगर वो 12 बैग्स लेके जाता है मार्केट में, तो कितने कॉपर इंगॉट्स के साथ वो मार्केट से बाहर आएगा, वो मार्केट को छोड़ेगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास पहले क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है अगर उसके पास 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस हैं, उसे एक्सचेंज में मिलता है 15 इंगॉट्स। अब अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि अगर उसके पास केवल एक बैग हो तो उसे कितने इंगॉट्स मिलेंगे, वो हो जाएगा 15। यहां से आप 2 को नीचे भेज दोगे, हमारे पास निकल के आएगा 15/2 इंगॉट्स। आपने पढ़ा होगा ये कि हम यहाँ पे कैसे यूनिटरी सिस्टम लगा रहे हैं। फिर हम निकाल सकते हैं कि अगर उसके पास टोटल 12 बैग्स हैं तो 12 बैग्स के बदले उसे कितने इंगॉट्स मिलेंगे। एक बैग के बदले उसे मिला था 15/2। 12 के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से हम 12 को कट करेंगे, ये हो जाएगा 6। तो हो जाएगा हमारे पास 15 6 जा 90 कॉपर इंगॉट्स। तो जब वो मर्चेंट मार्केट को लीव करेगा उसके पास टोटल 90 कॉपर इंगॉट्स होंगे जब वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस को एक्सचेंज करेगा। इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे और सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द सेंगो बोन 11 13 17 19। व्हाट डू दिस नंबर्स हैव इन कॉमन? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट्स दिस पैटर्न। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसेंगो बोन क्या है। इसेंगो बोन का ट्रेस हमें मिलता है 20,000 ईयर्स पहले, जहां पे एक कॉलम में हमारे पास 10 से 20 के बीच में प्राइम नंबर्स गिवन है। उसी इसेंगो बोन में एक कॉलम में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का भी जिक्र है और कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि उसका कनेक्शन लूनर कैलेंडर से भी है, बट हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि उसके एक कॉलम पे 10 से 20 के बीच में जो प्राइम नंबर्स थे वो लिस्टेड थे, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 11 13 17 19। तो इसमें यही कॉमन है कि ये चारों 10 से 20 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ये हैं। अब आगे कह रहा है व्हाट डू दिस नंबर्स हैव इन कॉमन, तो ये तो हमने देख लिया, उनमें ये कॉमन है कि ये सभी 10 से 20 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट्स दिस पैटर्न। अब अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो आगे भी हम इस पैटर्न में प्राइम नंबर्स को ही लिखना होगा और अगले 3 प्राइम नंबर्स को लिखना होगा। तो अगर हमारे पास 11 13 17 19 प्राइम नंबर्स में गिवन है तो अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, अगला प्राइम नंबर हमारे पास होता है 23। फिर अगला हो जाएगा हमारे पास 29 और फिर हो जाएगा हमारे पास 31, और जो सभी नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं है। अब अगर कोई ऐसा है जिसे प्राइम नंबर्स के बारे में नहीं पता, तो प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनका केवल 2 फैक्टर हो, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। जैसे कि 23 में केवल 23 और 1 23 और किसी से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है नंबर से, वैसे ही 29 और वैसे ही फिर 31। तो हमारे पास इस पैटर्न में नेक्स्ट 3 नंबर्स जो हैं वो है 23 29 और 31, क्योंकि यही वो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं 19 के बाद। अब हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स जो हैं एडिशन के अंदर क्लोज्ड हैं। क्लोजर का मतलब ये है कि उनका जो एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी नेचुरल नंबर ही आता है। हमें यहाँ पे गिवन भी है कि द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स हिंट में इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ये बात सही है। अगर आप 1+1 करो, जो कि 1 भी नेचुरल नंबर है और यहाँ भी 1 नेचुरल नंबर है, ये 2 आता है। अगर किसी भी दो नेचुरल नंबर को आप कभी भी सम करोगे तो आपके पास नेचुरल नंबर ही वैल्यू निकल के आएगी। बट हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या यही क्लोजर सब्ट्रैक्शन के अंदर होता है? इसका मतलब जब हम किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमारे पास नेचुरल नंबर ही निकल के आएगा? ये गारंटी है? फिर प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्लोजर का मीनिंग क्या होता है। अब हमें जानना है क्या क्लोजर की कंडीशन सब्ट्रैक्शन में होती है या नहीं होती है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ले लो। एक एग्जाम्पल ले लो आप 31 - 20 का। वैसे ही मैंने कुछ भी एग्जाम्पल ले लिया। 31 - 20 का लोगे तो आपके पास 11 वैल्यू आएगी। बट वैसे ही आप एक और एग्जाम्पल ले लो 1 - 1 का। अगर आप 1 - 1 का एग्जाम्पल लोगे ये वैल्यू 0 निकल के आ जाएगी, जो कि एक होल नंबर है। तो हमारे पास नेचुरल नंबर निकल के नहीं आई। वैसे ही आप 21 ले लो और यहाँ पे ले लो -31, ये -10 वैल्यू आ जाएगी। ये तो निगेटिव इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर कहाँ से हो सकता है? हमारे पास क्लोजर की जो कंडीशन है वो सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। हम ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी दो नेचुरल नंबर को हम घटाएं तो वो नेचुरल नंबर आए, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर को घटाएं तो वो नेचुरल नंबर नहीं भी आ सकता, वो 0 आ सकता है जो कि होल नंबर हो जाएगा, या तो वो निगेटिव इंटीजर वैल्यू आ सकती है। हमारे पास ये क्लोजर की कंडीशन यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्लोजर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसका मतलब यही है। अब हम एग्जांपल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल मैंने कुछ आपको बताया अभी। हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल भी देना था। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 3 - 3 = 0। ये एक होल नंबर है। और एक मैं ले लेता हूँ 21 - 31, ये हो जाएगा -10, जो कि एक निगेटिव इंटीजर है। तो ये दोनों ही जो वैल्यू है वो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स में क्लोजर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है सब्ट्रैक्शंस के अंदर। अब हम बढ़ेंगे आगे और सॉल्व करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है एंशिएंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting systems? हम इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो एंशिएंट इंडियंस होते थे वो अपने फिंगर्स की हेल्प से काउंटिंग किया करते थे। अब आगे कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस आज भी देखा जाता है। अभी भी जब जब पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाते हैं पहली बार काउंटिंग, तो वो ऐसे सिखाते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 जॉइंट्स हैं तो हम यहाँ पे 3 काउंट करेंगे एक फिंगर पे, और ऐसे ही इस फिंगर से भी, इस फिंगर से भी और इस फिंगर से भी हम 3-3 करके काउंट करते हैं। और काउंट करते हैं हम थंब की हेल्प से। हम थंब को एक्सक्लूड कर देते हैं और हमारे पास 4 फिंगर्स बचता है, चारों में 3-3 जॉइंट्स। हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में आगे ये जो प्रैक्टिस है वो एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से कैसे रिलेट करता है। ये क्वेश्चन तो जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही इतना आसान होता जा रहा है। हमें कहा जा रहा था कि ये कैसे रिलेट करेगा, चलो अभी करके दिखाता हूँ। हमारे पास 4 फिंगर है क्योंकि हमने थंब को तो एक्सक्लूड कर दिया है, इसे हम छोड़ देंगे। हमारे पास है 4 फिंगर्स और है हमारे पास 3 जॉइंट्स इन ईच फिंगर। अब जब हमारे पास 4 फिंगर्स हैं, चारों में ही 3-3 जॉइंट्स हैं, तो टोटल जॉइंट्स हमारे पास हो जाएगा, टोटल जॉइंट्स इज इक्वल टू 4 फिंगर्स थे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 जॉइंट्स इन ईच, तो हो जाएगा टोटल 12 जॉइंट्स। तो यहीं से निकल के आता है हमारे पास जो एंशिएंट बेस था 12 काउंटिंग सिस्टम का। क्योंकि हम 12 तक काउंट कर पा रहे थे अपने थंब की हेल्प से, इसीलिए हमारे पास 12 काउंटिंग सिस्टम्स का बेस बन गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं 12 काउंट्स रिलेट्स टू 12 काउंटिंग सिस्टम्स। इसका मतलब है जब हम 12 तक काउंट कर पा रहे थे अपने थंब की हेल्प से, अपने फिंगर्स की हेल्प से, अपने हैंड पे, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास 12 काउंटिंग सिस्टम्स का बेस बन जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 12 काउंटिंग रिलेट्स टू 12 काउंटिंग सिस्टम्स। इसीलिए हमारे पास एंशिएंट ट्रेडिशन में या एंशिएंट इंडियंस इसे फॉलो करते होंगे। इसी के साथ हमने अपने क्वेश्चन में हमें जो पूछा जा रहा था कि ये कैसे रिलेट करता है, हमने ये बता दिया है। इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय।